कौन आया रे? मनीष। चलो देखो, तो मैंने आपको अब तक Q इज इक्वल टू आई टी बता दिया है। अभी आपको आगे देखना है क्या। देखो क्या बता रखा है कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, कि कैसे चार्ज वायर के अंदर फ्लो करता है, ये आपको। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब फ्लो करता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है, बताया था। बोलो, चलो इस पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा है। ये कह रहा है, यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। आपको लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है उसको एक सॉलिड कंडक्टर से पास होने में ज़्यादा मुश्किल होगी, ऐसा लगेगा आपको। फिर क्या कह रहा है, इनसाइड द सॉलिड, मतलब एक सॉलिड के अंदर द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। एक आपको पता ही है, एटम्स बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं, बिल्कुल नजदीक 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 एटम्स रहते हैं, समझे। तो पता ही है ना आपको, किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम्स बहुत नजदीक 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 रहते हैं। यस सर। लेकिन उतना होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं, जो परफेक्ट सॉलिड होता है उसमें, जो क्रिस्टल परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल होता है ना, उसमें स्मूथली ट्रेवल करते हैं। अगर वैक्यूम में भी हो, मतलब ऐसी जगह है जहां पर हवा तक नहीं मौजूद है, उसमें भी आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। मतलब एक कंडक्टर में, सपोज करो ये मेरे पास लोहे का पेन है, लोहे का, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका घूमना, और जो इलेक्ट्रॉन किसी खाली जगह में घूमेगा, खाली जगह मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम समझते हो ना, वैक्यूम जहां से हवा भी निकाली जा चुकी है पूरी तरह से, तो उसमें जो घूमेगा और इस कंडक्टर में जो घूमेगा, इसमें बहुत अंतर होता है, समझे। क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में स्टेडी करंट फ्लो करता है, स्टेडी करंट मतलब एक जैसा करंट लगातार फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है उसका मतलब, इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित स्पीड से घूम रहे होते हैं। निश्चित स्पीड से घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि एक निश्चित करंट उसमें घूम रहा है, समझे। उनकी घूमने की स्पीड बताएगी करंट कितना तेजी से उसमें पास हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है कि जैसे ही आप किसी बिजली के बल्ब को स्विच ऑन करोगे तो ये तुरंत जल जाता है, एकदम तुरंत जल जाता है। तो क्या, इट कैन नॉट बी दैट ए करंट स्टार्ट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू। अच्छा हाँ, जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में भी दिखाई दूं, देखो आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचे। मतलब आपने इधर से स्विच ऑन किया तो इधर पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन चल के और नेगेटिव तक पहुंचे, बोलो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तार में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ये धीमे होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आप समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़ी, आप खुद सोचो, आप नीचे के फ्लोर पे स्विच ऑन करो, 25वीं मंजिल पे लाइट जल जाएगा यूं तुरंत,
तो क्या नीचे से स्विच ऑन किया तो 25वीं मंजिल पे इलेक्ट्रॉन चल के चला गया होगा वहां तक? पहले भाई बल्ब बल्ब है तो नीचे से तार गया होगा, फिर बल्ब से गुजरा होगा, फिर नीचे वापस तार आया होगा। तो यहां से एक टर्मिनल से उठेगा और यहां से उठेगा, बल्ब से होके वापस आएगा, दूसरा टर्मिनल टच करेगा, तभी तो जलेगा बल्ब। तो सोचो कि क्या इतनी तेजी से हो जाएगा ये? नहीं, ये तो स्लो प्रक्रिया है। क्योंकि जब विद्युत जो करंट फ्लो होता है ना, वो करंट फ्लो होता है, ये प्रकाश की स्पीड जो होता है, लाइट की स्पीड के बराबर होता है, समझे? लेकिन ये आपके लेवल पे नहीं है ये। अगर आपको इसकी गहराई तक पहुंचना है तो आपको हाई लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये कैसा होता है, ठीक है ना? अभी विद्युत विभव और विभवांतर। विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हो रहा है? ये टेबल में हाथ लग गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संचित। पोटेंशियल का मतलब संचित। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी मतलब संचित ऊर्जा, पढ़ा है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कोई एक कंडक्टर है आपके पास, यहां से यहां तक मान लो इतना बड़ा एक कंडक्टर है, ठीक है ना? अच्छा, इस कंडक्टर में, कोई भी एक कंडक्टर मान लो आप, इस कंडक्टर में मतलब पूरे कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिक प्रेशर मौजूद होगा, विद्युत दाब जो मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे? यानी कि इस छोर से, ये ए छोर मान लो, ये बी छोर मान लो, ए छोर से बी छोर तक जो विद्युत दाब मौजूद होगा उसे हम इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव, हिंदी में विद्युत विभव। और एक छोर से दूसरे छोर में जो डिफरेंस होता है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, कुछ भी कह लो, एक छोर से दूसरे छोर में जब डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पूरे में जो मौजूद है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो एक छोर से दूसरे छोर में डिफरेंस है उसको बोल रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट नहीं बहेगा, याद रखना, करंट फ्लो नहीं करेगा। ये करंट फ्लो तभी ही करता है जब एक छोर से दूसरे छोर में पोटेंशियल डिफरेंस हो, समझे? क्योंकि आपको पता है हाई से लो की तरफ मूव करता है। समझे? तो अगर किसी चार्ज को किसी भी मेटेलिक वायर में ट्रेवल करना है तो ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि तार को जमीन से बहुत ऊंचाई पे ले गए हैं तो नीचे से ऊपर चार्ज को आना है तो बहुत तेजी से आएगा, और सॉरी, ऊपर से नीचे आना है तो बहुत तेजी से आएगा, और नीचे से ऊपर जाना है तो धीरे धीरे जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? इलेक्ट्रॉन्स तभी ही मूव करते हैं जब उनमें एक उनके प्रेशर में डिफरेंस हो, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस हो, एक छोर पे ज्यादा हो, एक छोर पे कम। तो जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ चल के आ जाएगा। आप सोचो ना, बल्ब है, बल्ब का एक प्लग है आपके पास, ध्यान से समझना, प्लग है, प्लग। उस प्लग को लगाओगे जब आप, तो क्या होगा? बाहर जहां जो बिजली आ रही है आपके घर में, वहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना? यस सर। और जैसे ही प्लग लगाओगे तो वो पोटेंशियल तार में फ्लो करता है फटाक से। क्यों? क्योंकि जो बिजली आपके घर में आ रही है वहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और आपके तार में बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि तार क्या है, सिंपली। तो जैसे ही तार
सॉरी प्लग में घुसाते हैं आप, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते ही करंट फ्लो करता है उसमें, और कोई भी चीज़ जलती है, पूरे तार में फैल जाता है। हाँ पूरे तार में घूम जाता है चारों तरफ, जहाँ जहाँ लो पोटेंशियल होगा, है ना। ऐसे ही कोई, ये तो मैंने आपको एसी करंट की बात बताई, जो डीसी करंट होता है बैटरी वाला जो होता है, उसमें भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल बनाते हैं, एक टर्मिनल पे लो, और जैसे ही आप तार कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उसमें ट्रेवल होता है, और उसके कारण क्या बनता है, क्या होता है, कोई भी चीज़ करंट बनती है, कोई भी चीज़ जलती है, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। 10 ही मिनट हुए हैं पढ़ाते हुए, ठीक है। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि पीवी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सीन है, मैंने आपको बता दिया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड ऑफ ए कंडक्टर टू अनदर एंड, है ना। लेकिन अगर यहाँ आपको पूछा जाए कि आप डिफाइन करिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, वी से दिखाते हैं, वी, वी यानी कि वोल्ट, है ना वी यानी कि वोल्ट, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, डिफाइन 1 वोल्ट, अगर आपसे कहें कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना काम करना पड़ा, दैट इज 1 वोल्ट, एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है ना क्या लिखेंगे आप कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को एक छोर से दूसरे छोर तक, समझे जाने में कितना काम करना पड़ा, ये क्या क्या कहलाता है, 1 वोल्ट, ठीक है, बोलो, ठीक है, 1 वोल्ट। हाँ। तो यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्यू माने चार्ज, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से आपको पता चल रहा है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, क्यू। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा यूनिट निकालो, तो V की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, आप सीधा सीधा जानते हो, मैंने आपको कहा पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, V से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर ये ऐसे ना वोल्ट पता हो तो क्या होगा, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है ना, 9th में पढ़ा है ना, यस सर। और चार्ज का कुलाम यानी कि जूल पर कुलाम, ठीक है, बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, जूल यस सर। पर जूल कुलाम, पर कुलाम। ठीक है ना। अच्छा मैंने ये बता ही दिया आपको कि ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है। तो अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये क्या है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क, है ना, ये 1 तो ये भी 1, ये भी 1, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। इफ वी आर सेइंग अबाउट 1 वोल्ट, then 1 जूल वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज, 1 जूल वर्क डन, है ना, 1 जूल काम किया गया इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज, है ना, सर। 1 जूल कार्य
1 कूलाम चार्ज में, तो क्या दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हो आप या ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। दोनों का मतलब समझ रहे हो ना? इस पे -1 लगा दिया, क्या हो गया ये? पर कूलाम। ठीक है ना? बोलो। Yes. ये लिखा हुआ है आपके सामने। Yes sir, ये लिखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल कर लो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो मैंने आपको क्या सिखाया? पहले बनाइए चिट्ठा। क्या क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, और क्या दिया है? चार्ज दिया है 2 कूलाम, और पूछा है क्या? वर्क डन कितना है, काम कितना है। तो आपको फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से W कैसे निकलेगा? V इंटू क्यू, ऐसे ही निकलेगा ना? Yes sir. ठीक है। तो अब V कितना है आपका? 12 वोल्ट इंटू क्यू कितना है? 2 कूलाम। तो ये हो गया 24। और हमको वर्क डन की यूनिट पता है, क्या होती है वर्क डन की? ऐसा यूनिट क्या होती है बोलो? जूल। अगर जूल ना लिखूं तो मैं और क्या लिख सकता हूँ? गिरिराज बताएगा, बोलो। अगर जूल ना लिखूं तो और क्या लिख सकता हूँ जूल की सर जगह? चूलना लिखे तो बोलो। 24 वोल्ट कुलाम। वोल्ट लिख सकते हैं। वोल्ट कुलाम, वोल्ट ना। वोल्टेज की वोल्ट और चार्ज की कुलाम, तो 24 वोल्ट कुलाम लिख सकते हैं। लेकिन हम वोल्ट कुलाम नहीं लिखते, सीधा जूल लिखते हैं। ठीक है ना? यस सर। अच्छा चलो इन क्वेश्चंस को कर लो। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में मदद करता है। बताइए, बताइए उस डिवाइस का नाम। कोई बता सकता है? वो डिवाइस जो कि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। भाई सेल का यूज कर लो भाई, क्या दिक्कत है? सेल। हाँ, बैटरी। समझे? नापने की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो कि नापेंगे, नापने की बात थोड़ी कर रहा है। बैटरी लगा लो, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। यस सर। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ रहा है, बता देंगे आप? क्या बताएंगे? बोल के बताओ कोई, क्या परिभाषा होगी 1 वोल्ट की? क्या होगी बोलो, बोलो, अभी तो बताया। 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलम चार्ज है ना? लिखा तो है सामने, 1 जूल वर्क कैरिंग इन 1 कूलाम चार्ज। इक्वल टू W अपॉन Q। हाँ, ठीक है ना? आ यस जाओ सर। मूसा, अरे मूसा। चलो आगे देखें। और क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? वाह, कितना पूछ रहा है? क्या क्या पूछ रहा है बोलो? 6 वोल्ट। वोल्टेज दिया है कितना, है ना? 6। हाँ 6 वोल्ट। चार्ज पूछ रहा है, नहीं चार्ज भी दिया है, ईच कूलम यानी कि 1 कूलम। और क्या पूछा है? हाउ मच एनर्जी यानी कि काम। भाई वर्क डन ही, वर्क पूछ रहा वर्क डन को ही तो हम जूल में निकालते हैं, तो निकाल दोगे। क्या होगा? V इंटू क्यू यानी कि 6 इंटू 1 यानी कि 6 जूल। है। 6। ठीक है ना? क्या दिक्कत है? अभी आवा सर्किट डायग्राम।
सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि सेल को इससे डिनोट करते हैं। बैटरी मतलब बहुत सारे सेल लगा दिए, ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच, ये तार जॉइंट का सिंबल है, ये एक तार के ऊपर से दूसरा तार ले गए हैं बिना जॉइंट किए, उसका सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट, मतलब जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे ठंडी हवा, ये बंद कर दे। जैसे वो वॉल्यूम बढ़ाने का नॉब होता है ना म्यूजिक सिस्टम में, होता है ना। सर जैसे कोई स्प्रिंग जैसा रहता है। हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ाने का सिस्टम होता है ना, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। आप रेजिस्टेंस बढ़ा घटा के वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे वॉल्यूम घट जाएगा, उसी हिसाब से होता है बढ़ाने घटाने का, समझे ना। जिसमें एक बात बताओ, आपको अभी चाहिए चलो रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं, आगे बताऊंगा मैं। आपको अभी चाहिए 2 ओम, फिर तुरंत चाहिए आपको 4 ओम, फिर तुरंत चाहिए 6 ओम, तुरंत चाहिए 8 ओम, कहाँ से लाओगे? बार बार बदलते रहोगे क्या सोल्डिंग कर करके? नहीं, इसीलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, अपना घुमाते जाओ और अपना जो रेजिस्टेंस चाहिए ले लो। आम मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं और वोल्ट मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अगला है यस सर। ओम्स लॉ। भैया कोई ऐसा तो नहीं जो कहे कि सर बिल्कुल हिंदी में बताओ, हिंदी में नहीं आ रहा। नो सर, सब समझ आ रहा है। बट हाँ भाई, अब इससे ज्यादा हिंदी तो विद्युत परिपथ आरेख मुझे ही देखना पड़ेगा। कहाँ गया ओम्स लॉ? देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या मेटेलिक वायर, कुछ भी कह लो, एक कंडक्टर के से या किसी मेटल के तार से, कुछ भी कह लो आप, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज फ्लोइंग थ्रू इट, वोल्टेज अक्रॉस इट। यानी कि कह रहा है कि किसी एक कंडक्टर में जो करंट बह रहा है वो करंट सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है उसमें मौजूद वोल्टेज से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन क्या है? प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, समझे, और अगर ये घटेगा सर। तो ये भी ये घटेगा। घटेगा तो वो भी घटेगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो इसका मतलब है कि I और V प्रोपोर्शनल हैं। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, या करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ भी कह लो आप। पर आप जानते हो कि करंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वोल्टेज ना हो। बताया ना मैंने अभी आपको कि जब तक Yes, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जब तक करंट का कोई मतलब नहीं है। है ना। यस सर। आप कहते हो ना कि यार वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा घर में, तो वोल्टेज कम आता यस सर, है सब इसका, कुछ हाँ, काम हो जाता है। वोल्टेज कम है इसका मतलब करंट भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं इस फॉर्मूले में कि वोल्टेज बाप है, करंट बेटा उसका, वोल्टेज के कारण करंट है। तो अब देखो वैज्ञानिक प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से तो कुछ कर नहीं सकते, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई के साथ मल्टीप्लाई होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। R क्या है? प्रोपोर्शनली कौन? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, ऐसे OHM, क्या होती है? ओम। ओम। ठीक है ना। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। ओम। ठीक है। आगे करते हैं। देखो ये आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है आपको सर्किट। यस सर।
इस सर्किट में आप देखो ये पूरा एक बड़ा बैटरी है, ठीक है, यस सर। और इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल। तो देखो प्लस टर्मिनल जहाँ से गया उधर ही वोल्ट मीटर का भी प्लस है, उधर ही आम मीटर का भी प्लस है, और माइनस टर्मिनल जिधर है उधर ही वोल्ट मीटर का भी माइनस है, उधर ही आम मीटर का भी माइनस है। एक सबसे खास बात आपको याद रखनी है कि आम मीटर को हम जोड़ते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में। अब आप कहोगे सर ये सीरीज क्या है, ये पैरेलल क्या है? तो अभी सीरीज पैरेलल अभी समझाएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे उसके बाद। ठीक है ना? यस सर। देखो ये रहा ओम्स लॉ का ये डायग्राम, सॉरी ग्राफ। ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये उसका करंट है। करेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, ऐसे चलता है। ठीक है ना? आ क्या हुआ? सर जो आप डिस्प्ले पे शो कर रहे हो वो नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा? सर दिख तो रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। तुम्हारा नेट थोड़ा स्लो होगा बेटे, इसीलिए। ठीक है ना? पिन कर लो पिन। हाँ ठीक है। अच्छा, तो क्या इतनी देर से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था? इतनी देर से जो लिख लिख के बता रहा था। दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से मैं चाहूं तो I निकाल सकता हूं, V बाई आर लिख सकता हूं, है ना? और यहीं से मैं चाहूं तो R निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी कि रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टेज बटे करंट। अब यहां से, अब ध्यान से समझना, ये मुश्किल कुछ नहीं होता, आसान है। अब यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा देने को बोले तो आप बोलो 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम रेजिस्टेंस। आपको 1 ओम की परिभाषा देने को बोले तो आप बोलो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करंट। यही समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आपको क्या समझ में आ रहा है यहां से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज से तो सीधा सीधा संबंधित है ना? रेजिस्टेंस वोल्टेज से तो सीधा सीधा संबंधित है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटाऊंगा तो वोल्टेज भी घटेगा। लेकिन करंट से उल्टा संबंधित है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट क्या होगा? बोलो। बढ़ेगा। घटेगा, उल्टा संबंधित है। ऊपर वाला सीधा संबंधित है, नीचे वाला उल्टा संबंधित है। यहाँ पे आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला सीधा संबंधित है और नीचे वाला उल्टा। ठीक है ना? तो ऊपर वाला तो ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला क्या है? घटेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना? देखो ये V इज इक्वल टू आई आर, या V इज सॉरी R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसमें R और V का संबंध है सीधा, और R और I का संबंध है उल्टा। तो सीधा मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और उल्टा मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या फिर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझे? समझे कि नहीं? तो V इज इक्वल टू आई आर का यही कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पर 1-2 एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। अब देखो ये रेजिस्टेंस R ये किस किस चीज पे निर्भर करता है।
ये आपको जानना है। तो ये रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली, मैं यहां लिख के बताता हूं रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझे? डायरेक्टली का मतलब क्या है? लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना? बोलो बोलो। हाँ, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बचेगा। और एरिया 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 बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझे? यानी कि आप जितना लंबा तार लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, वो उतनी ही ज्यादा बिजली खाएगा, ठीक है? और एरिया की बात करें तो जितना मोटा तार होगा, समझे, उतना ही उसका कम रेजिस्टेंस होगा, कम बिजली खाएगा। तभी तो आप देखो जितने भी बैटरी वाले तार होते हैं ना, बैटरी वाले, कभी देखा है आपने गाड़ियों में बैटरी वाले तार, या इन्वर्टर में, घर में इन्वर्टर के बैटरी, जो भी बैटरी वाले तार होते हैं, देखा है? बस की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, वो सिंगल तार वाले होते हैं। उसको आप छीलोगे तो उसमें बहुत सारे महीन 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 तार नहीं, बहुत कहीं कहीं होते हैं, वरना ज़्यादातर में क्या होंगे? मोटे मोटे तार होते हैं। क्योंकि मोटा तार मतलब उसका रेजिस्टेंस कम, वो कम बिजली खाएगा। इसीलिए हमारे घरों में जो तार आता है उसको आप छीलते हैं तो अंदर में बहुत महीन महीन पतले पतले तार मिलते हैं, क्योंकि पतले पतले तारों में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। पतले तारों में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। Ready. Discovering. क्लियर है सभी को? चलो तो अभी कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है? आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन से तो कुछ नहीं होगा, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, तो ये साइन हटा करके R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये रो किस, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए लगाया। हाँ, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो। और रो किस चीज को दर्शाता है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब, रजिस्टिविटी मतलब एक मेटल की वो क्षमता जिससे वो करंट को रोके, मतलब एक मेटल की करंट को का प्रतिरोध करने की क्षमता। जैसे जो नॉर्मल तार आपके घर में यूज होता है उसकी रजिस्टिविटी कम है, लेकिन जो हीटर में तार लगा होता है उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा। तो रजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वो करंट को अपने अंदर रोक लेता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है और गर्मी देता है। और ये जो घरों में तार है इनकी रजिस्टिविटी कम है, ये अपने अंदर करंट को ज़्यादा रोकते नहीं है, इसीलिए ये लाल नहीं होते, जलते नहीं है। समझे? यस सर, ये पास कर देते हैं। पास करते जाते हैं। और वो हीटर वाला वो पास करता तो है पर बहुत कम पास करता है, ज़्यादातर को अपने अंदर रोक लेता है। वो पानी गर्म करने की रॉड, गीज़र की रॉड, वो ज़्यादातर को अपने अंदर रोक लेता है करंट को, इसीलिए वो गर्म हो जाता है। तो रजिस्टिविटी हर मेटल की अलग अलग होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो रजिस्टेंस किस किस पे निर्भर करता है आपको बता दूं? रजिस्टिविटी पे। अब याद रखना, रजिस्टिविटी बदलती नहीं, कुदरती जिसकी जैसी है वैसी ही। कॉपर की जो है वही रहेगी, आयरन की जो है वही रहेगी, एल्युमिनियम की जो है वही रहेगी, मैग्नीशियम की जो है वही रहेगी, रजिस्टिविटी सेम। लंबाई बदलेगी और उसकी एरिया बदलेगी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे निर्भर करता है? रजिस्टिविटी पे, उसकी लंबाई पे, उसके एरिया पे और टेम्परेचर पे, तापमान पे। चार चीज़ किस किस पे? रो पे, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ाओगे
तो रेजिस्टेंस आर जो है वो घटेगा। घटेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अगर, तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है ना, याद रखना। किस किस चीज़ पे किस किस चीज़ पे बोलो? टेम्परेचर टेम्परेचर पे घटेगा और नहीं, एरिया पे घटेगा और लेंथ पे बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो घटेगा। ठीक है ना, उसका एरिया बढ़ाओगे तो घटेगा उल्टा। और एक सेकंड, टेम्परेचर का मैं बताता हूँ, रुको, टेम्परेचर का ध्यान से, एक सेकंड। टेम्परेचर यानी कि गर्मियों में रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस घटता है। बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। आपको जितना भी मैंने समझाया वो अगर आपको समझ में आ गया